ये क्लास आपकी हिंदी की रिवीजन क्लास होने वाली है। जैसा कि हम पिछले कई क्लास में देखे हैं कि हमने जितने क्वेश्चन पूर्व में किए हैं उसके सब हम रिवीजन इस समय कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश के अनुसार, और गद्यांश पे कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे और फिर काव्यांश आधारित क्वेश्चन देखेंगे। हमारा इस क्लास को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे जितने हम पिछले क्लासेस में, जैसे पूर्व में जितने भी हमने सेशन किए हैं, उन सेशंस पे हम अपनी पकड़ जो हम मजबूत कर सकें। बस यही एक मेरा मोटिव है इस क्लास को लाने का, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मोटिव है। तो शुरुआत करते हैं। अपने गद्यांश को दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न सही प्रश्नों को सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो दिया है कि गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य, देख लीजिए अगर आपको गद्यांश ऐसे दे तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है उस चीज को हम यहाँ बता रहे हैं। गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्राय भूल बैठा है। इसका सही अंदाज तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए, चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके, उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से ही एक बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाता है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर दूर की जगहों तक ले जाती हैं। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। दिया पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि अब से तुम्हारी बाट जो रहे हैं, पानी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो, नवजीवन का संचार करो। तो देखिए गद्यांश पढ़ने पर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन करने का एक अवसर प्रदान होता है। गद्यांश पढ़ने समय कवियों के जो लेख होते हैं उनसे कुछ हमें सीखने को मिलते हैं। तो इस गद्यांश पर हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि सब कुछ जो अधिकृत है, जो सब कुछ हमारा जो टीका है वो समुद्र पर टीका है। अगर समुद्र से पानी भाप बन के ऊपर न जाए तो हमें पीने योग्य पानी जो है वो नहीं मिल पाएगा। इस गद्यांश पे सबसे प्रमुख जो बात थी वो ये थी। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। दिया है गद्यांश में, अब डैश दिया है, को अमृत कहा गया। किसको अमृत कहा गया है? साफ सुथरे जल को, वर्षा के जल को, या समुद्र के जल को, या पहाड़ों के जल को? अभी आपने देखा है कि समुद्र के जल को उन्होंने अमृत कहा। कि ऐसा नहीं कि समुद्र मंथन में ही अमृत निकला था, हर बार अमृत निकलता है। यानी कि बारिश के साथ जो पानी आती है उसे अमृत कवि ने कहा है, कवि ने अमृत की संज्ञा दी है, तो उसी कवि अमृत की बात हुई है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दिया पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? ठंडी हवाओं की, बादलों की, सूरज की, या समुद्र की? तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप सब लोग। ये रिवीजन क्लास है। तो बादलों की। किसकी करते हैं? पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? बादलों की। जब बादल आएंगे तभी बारिश होगी और उनको जो उनकी गर्मी है वो उससे बुझेगी, पहाड़ और वनों की। तीसरे क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि कोई भी अपडेट जो है उनसे छूटने ना पाए। और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो कंटिन्यूटी जो है आपकी होनी चाहिए। अब बचे 5 दिन में, आप 4 दिन में ये वो चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि बहुत कुछ नया मत पढ़िए। जो चीज़ें आपके पास पुरानी है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। उम्मीद करिए 3 बार 4 बार रिपीटेशन हो जाए और ज़्यादा नए चीज़ों पे मत जोड़ डालिए, जो पुराना है वही देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को, ए दिया है कि जल की महत्ता समझनी चाहिए, बी दिया है समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, सी दिया है बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, या डी वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी करिए। तो जो जल की महत्ता है उसे समझनी चाहिए। किसको? गद्यांश के अनुसार जो मनुष्य है, मनुष्य को जल की महत्ता समझनी चाहिए। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। दिया है कि अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है। क्या बरसता है? समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में बरसता है। क्या होता है? समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में बरसता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है कि धरती को डैश ठंडक देती है। कौन ठंडक देती है? हवा, सूर्य किरणें, पहाड़ियां, या वर्षा? धरती को ठंडक कौन देती है? तो धरती को ठंडक वर्षा देती है, अपने बारिश की बूंदों से। किससे? अपने बारिश की बूंदों से। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न हैं आपको करने होंगे। अगर आपसे पूछ लिए जाएंगे तो अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा और आपका दोनों लोग का मेहनत जो है व्यर्थ जाएगा, निरर्थक जाएगा, निसफल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि धरती के अधिकांश भाग में डैश है। क्या है? पर्वत है, वन है, पानी है, मनुष्य है। तो आप सभी जानते हैं
कि धरती के कितने भाग पर पानी है? धरती के लगभग लगभग 71% पे पानी है। किस पे? 71% पे। तो चलिए पानी को टिक करिए, सी ऑप्शन, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दिया है कि मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? ए है मनुष्य पानी बहुत पीता है, बी है मनुष्य केवल पानी ही पीता है, और सी है शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, और डी है पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। तो यही सही है, पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है, क्योंकि 71% पानी जो है पृथ्वी पर मौजूद है। बाकी 29% में आपके 28% के आसपास धरातल है, और सी चीज़ें जो हैं वो 1% में है। समुद्र से भिन्न शब्द है, सॉरी, समूह से भिन्न शब्द, समुद्र, वन, समुद्री या पर्वत। तो आप सभी जरा इसका आंसर करिए। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जो लोग क्लास किए होंगे इस चैनल के माध्यम से वो कर ले जाएंगे, या जो नए होंगे उनको थोड़ी कठिनाई होगी। कठिनाई क्या, ये बहुत ही एक निम्न स्तर का प्रश्न है। देखिए जरा, समुद्र, वन और पर्वत, इन तीनों की श्रेणी एक है, लेकिन जब आप समुद्री करेंगे तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है? आपके संज्ञा है। ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए आप समुद्र के जीव की बात करेंगे, जब समुद्र के जीव की बात करेंगे तो उसमें समुद्री यूज करेंगे, कि समुद्री मछलियां या समुद्री मेढक या समुद्री जीव, ऐसे कुछ बात करेंगे। लेकिन जब बात आप पर्टिकुलर समुद्र की बात करेंगे तो कहेंगे कि जैसे ये इस नाम का समुद्र, उस नाम का, जैसे किसी भी की डायरेक्ट बात करेंगे। अब जैसे किसी वन की बात करेंगे तो ये जंगल, और पर्वत की बात करेंगे तो ऐसा पर्वत। लेकिन जब बात करेंगे समुद्री की तो समुद्री उस चीज में यूज होगा जो समुद्र में रहने वाली चीजों से या समुद्र से जुड़ी हुई चीजों की बात होगी। तो ये शुद्ध रूप से एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण, और ये तीनों जो है आपका नाउन है, इसलिए समुद्री अलग हो जाएगा आपका। 9वां प्रश्न बात करेंगे। 9वां प्रश्न दिया है कि निराकार का मूल भाव है। निराकार का मूल भाव है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप रंग ना हो, जिसकी कोई परछाई ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो निराकार का आप भी जानते हैं, निराकार का जो मूल भाव है वो होता है जिसका कोई आकार ना हो। जैसे हमारे प्रभु क्या है? निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार हैं, जिनका आकार कोई नहीं है। हम बात करेंगे अब 10 से 15 नंबर के निर्देश दिए हुए हैं, ये आपके काव्यांश हैं, और इस काव्यांश आधारित जो प्रश्न है उनको हम देखेंगे। तो दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिया है, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप धरती कर मुख से जल बूंदे झमझम झलमल है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विचल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो इस तरह हम यहाँ जो काव्यांश है इसको समाप्त किए। अब बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के, काव्यांश के पहले प्रश्न पे। क्या दिया है कि ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है? जो ताड़ का पत्ता है उसके फैलाव की तुलना किससे की गई है? दलों से, या पंखों से, या अंगुलियों से, या हाथों से? तो किसको की गई है? आप सभी आंसर करिए, मैं इसको दिखा दे रहा हूं आपको। चलिए पीछे बढ़ते हैं और देखिए जरा, यहाँ पे दिया है कि पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। ये ताड़ों के दल हैं, इनकी तुलना पंखों से की गई। किससे की गई? पंखों से। तो आप देख लिए, अब इसको कर लेंगे। इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन आपका दिया है पंखों से दिया है, तो ये सही हो गया। फिर बात करेंगे हम 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न क्या दिया है? कविता में वारी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बारिश, तलवार, खड़ग या जल? तो कविता में वारी किस लिए यूज किया गया है? जल के लिए। वारी जो होता है, वारी जल का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? वारी जो है जल का पर्यायवाची होता है। और भी कुछ पर्यायवाची हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। पानी हो गया, अंबु हो गया, तोय हो गया, नीर हो गया, उदक हो गया, शलील हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं। बाकी तलवार का जो पर्यायवाची है वो आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें जो खड़ग दिया है वो तलवार का पर्यायवाची है। कृपाण, चंद्रहास, शमशीर, ये सब क्या है? तलवार के पर्यायवाची हैं। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है? झरनों के टपकने से, तालियां बजाने से, पक्षियों गाने से, या बारिश होने से? तो किससे मिल रहा है? आप सभी इसका आंसर करिए। तो जो बारिश है ना, वो बारिश के होने से जो है प्रकृति को सुख मिल रहा है। इस गद्यांश में, सॉरी काव्यांश में किससे मिल रहा है? जो बारिश है, बारिश जब हो रही है तो उससे है इस कविता में प्रकृति को सुख मिल रही है बारिश होने से। हम बात करेंगे 13वें की। तो 13वें दिया है कि सुख से विचल होने का तात्पर्य नहीं है। समझिएगा,
सुख से विहचल होने का तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब है कि नहीं जो है इस पे जोर दिया गया है, ये देखिएगा नहीं है। तो नहीं है में आपको सबसे पहले देखना है कि उल्लसित होना, प्रफुल्लित होना, विषाद युक्त होना या विभोर होना। क्या हो जाएगा? विषाद युक्त होना। विषाद युक्त मतलब विषाद मतलब जैसे कि आप गम कह सकते हैं, ठीक है। उल्लसित होना, देखिए उल्लसित होना आपका हर्षपूर्वक हो जाएगा, प्रफुल्लित ये भी हर्षपूर्वक, विभोर होना ये भी हर्षपूर्वक। लेकिन विषाद युक्त जो है आपका कहीं ना कहीं शोक गम इससे लेट है, इसलिए आपका विदार युक्त जो है वो सुख से विहचल होने का तात्पर्य नहीं है। 14वें प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि खग कुल गाते मंगल से तात्पर्य है। खग कुल गाते मंगल से क्या तात्पर्य है? तो ए है पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं, पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, ये गा हो जाएगा। और डी है पक्षी कुल की मंगल कामना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं पक्षी? पक्षी जो है हर्ष के गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। तो इस तरह आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और काव्यांश आधारित प्रश्न के लास्ट की। समूह से भिन्न शब्द युग्म है तड़ तड़, टप टप, झूम झूम, चल दल। तो जरा आप भी आंसर करिए इसका। चल दल, क्या करेंगे? चल दल। चल दल जो है ये आपका भिन्न है, क्योंकि तड़तड़ टप टप और झूम शब्द समान शब्द है, जबकि चल दल जो है युग्म दोनों शब्द अलग अलग हैं। क्या है? जैसे देखिए आप, ये देखिए जरा, यहाँ तड़ दिया है, यहाँ तड़ है तो यहाँ भी तड़ है, यहाँ टप है तो यहाँ भी टप है, यहाँ झूम है तो यहाँ भी झूम है, लेकिन यहाँ चल है तो यहाँ दल है, इसलिए ये भिन्न है। तो इस तरह ये क्लास और ये प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। आपका जो क्लास है लेट आने की सबसे बड़ी वजह है कि क्या मेरी जो तबीयत है कुछ ठीक नहीं है और अभी कुछ सुधरने में हो सकता है समय लगे, तो कुछ ही क्लासेस आप आएंगे। बाकी जो है आपके सीटेट के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जो है सीटेट के हो सकते हैं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से कुछ एक आध दिन या 2 दिन और क्लासेस होंगे। बाकी हम किसी और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हम अपने क्लासेस जो है लेके आएंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के बाद आप भी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीटेट आने वाली है। इस बात की 110% गारंटी है कि चुनाव से पहले वैकेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी यानी कि ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐसा नहीं कि सीटेट के बाद पढ़ना बंद कर दीजिए। आप पढ़ने का जो सही अब जो मूलभूत समय आ रहा है वो आपका अब आ रहा है, जिसको आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बीटीसी वालों को भी और बीएड वालों को भी। क्योंकि अगर यूपीटीजीटी और पीजीटी आती है तब भी आप योग्य हैं बीएड वाले, तो घबराइए मत कि आपको प्राइमरी से बाहर किया गया तो आपके लिए वैकेंसी कोई नहीं है। आप अपने आप को एलिजिबल तो मानिए, एलिजिबल मानेंगे तो बहुत सी वैकेंसी आपके पास हैं जो आपका वेट कर रही हैं। बाकी बीटीसी वाले के पास यही एक रास्ता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शन है नहीं। तो आप जो है अपनी तैयारी इसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से कुछ सजेशन था आप लोगों के लिए। और क्लास अच्छा हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।